हेलो ऑफिसर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने पाठशाला के एप्लीकेशन पर। बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे मेरे साथियों, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गंगा प्रसाद, गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग सुजीत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बताइए, कल जो आप लोगों को पढ़ाया गया था उसमें कहीं किसी जगह पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? जैसे देखो, कल हमने आप लोगों को क्या क्या समझाया था, एक बार आप लोगों को दिखा दें। तो हम लोगों ने ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खूब अच्छे तरीके से समझा था। जो ये इमेज आपके सामने लगी है ना, इस इमेज को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिया है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो उसी क्रम में, क्योंकि आप जानते हैं कि हेनरी मोजले साहब ने इसे बनाया है, तो हेनरी मोजले साहब ने कैसे बनाया, कौन सा परिवर्तन किया गया, इन सभी चीज़ों को हमने आपको समझाया था। ध्यान से इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप लोगों को समझा रहे थे। एक बार सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर देखो, आज आपका ये चैप्टर ना खत्म हो जाएगा, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक बार हमें आप सभी लोग बता दें, क्या हमारी आवाज़ ठीक तरीके से आप लोगों तक पहुंच पा रही है? भाई देखो, एक बार ना हमें आप लोग जरूर बता दिया करिए, क्लास की शुरुआत हो जाए, कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें एक बार आप लोग बता देना। हाँ भाई सुजीत, बिल्कुल हमारी तबीयत एकदम ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ। क्योंकि क्या होता है भाई, देखो सुबह सुबह जो उठना पड़ता है, एक्चुअली ये क्लास हमने खुद लगवाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुबह उठना कष्टकारी तो होता ही है। समझ पा रहे हैं? अभी तक जानते हैं क्या हो रहा था? अभी तक आपकी क्लास चल रही थी मॉर्निंग में 6 बजे, तब तो थोड़ी और दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी क्या है, अभी तो 1 घंटे हमारी क्लास डिले हो गई है ना। क्योंकि मैं मुर्गा प्रवृत्ति का आदमी हूँ नहीं, समझ रहे हो, मैं निशाचर प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो मुर्गा प्रवृत्ति का ना होने की वजह से सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये क्लास मैंने अपनी सुविधा अनुसार ही लगाई है। क्यों लगाई है? ताकि हम सुबह सुबह आपकी क्लासेज ले सकें, और हमारे वे साथी जो लोग थोड़ा सा नौकरी पेशा से हैं, जो लोग कहीं जॉब वगैरह करते हैं, उनको भी सुबह सुबह लाइव क्लास देखने का मौका मिल जाए, इस वजह से मैंने खुद ये क्लासेज लगवाई है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को ऐसा हो सकता है किसी को फील होता, जैसे मैं कल सोच रहा था ऐसे ही बैठ के, क्योंकि हर दिन जानते हैं क्या होता है, जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, कल टॉपिक बदलेगा, तो उस टॉपिक को कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम समझा सकते हैं, कहाँ कहाँ से मैटर खोज कर लाया जा सकता है, बेस्ट कंटेंट कहाँ से निकाला जा सकता है, इसी पर हम लोग काम करते हैं। समझ पा रहे हो? तो कल मैं बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारे बीपीएससी के बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर इन दिनों लगता है मन से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या। देखो, पहले क्या हुआ करता था, पहले आपकी क्लासेज 8 से 9 बजे के बीच में हुआ करती थी, तब तक मेरी 2 क्लास हो चुकी होती थी। उसके पहले 2 क्लास एप्लीकेशन की हो चुकी होती है, तो मैं अच्छे से जग जाया करता था। अभी सबसे पहले आपकी ही क्लास होती है, तो आपको ऐसा लगता होगा, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, गुरुजी लगता है किस समय मन से नहीं पढ़ा रहे क्या, जबकि ऐसा है नहीं मेरे भाई। समझ पा रहे हैं? ऐसा है नहीं। मैं दरअसल क्या है, मैं कायदे से सोकर जगह नहीं होता हूँ ना, बाकी कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में मत लाइएगा। हम उसी जोश जुनून के साथ, उसी लगन ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी क्षमता के साथ बेस्ट कंटेंट आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। साइंस की इमारत सबसे मजबूत हो सके, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाते होंगे ना, क्योंकि मुर्गा प्रवृत्ति का आदमी ना हो पाने की वजह से मैं रात में जगता ज़्यादा हूँ, आराम से 2-2:30 बजे तक जग लेता हूं। और आपकी अगर ये क्लास चल रही है 7 बजे तक, तो मुझे लेटेस्ट 6 बजे तक उठना पड़ता है। तो आप सोचते हैं 3 से 4 घंटे जब आदमी कोई सोता है, तो जब एक बार पहली क्लास लेता है मॉर्निंग में, तो उसको ऐसा लगता है कि यार अपने आप को ही जगाना पड़ता है ना, तो कायदे से हम जगे नहीं होते हैं। लेकिन हम जैसे क्लास शुरू हो जाती है, उसके 10 मिनट के बाद अच्छे से जग जाया करते हैं। अरे आप लोग रघु लोगन के समझ में आवत बात नहीं, जल्दी से बताइए, हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, इस बात का ध्यान रखना आप लोग ना।
नहीं आप लोग ये सोचे गुरुजी पहले तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे, बहुत ताकत झोंक के पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपकी क्लास की शुरुआत ही होती है दिन से। दिन में आपकी ही क्लास से मैं शुरू करता हूँ ना, तो अच्छे से जगाना पड़ता है अपने आप को। तो बेटा एक बार सब लोग ध्यान से समझ लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। चूंकि आज ना मैंने क्या कहा, आज ये टॉपिक हम प्रयास करेंगे कि आज अपना पीरियोडिक टेबल का टॉपिक खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं, जल्दी से बताइएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, तो 7, जबकि ग्रुप कितने हैं, तो 18 ना, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। ये आप लोगों को हमने समझा रखा है। आगे देखो, तत्वों की कुल संख्या 118 है। अगर प्राकृतिक की बात करेगा तो 98, जबकि कृत्रिम की बात करेगा तो 20। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर 118 तत्वों में 91 तो आपके मेटल है और 27 आपके नॉन मेटल है। अरे भाई हमने कुछ आप लोगों से पूछा, हमने ये पूछा कि जो बातें हमने आपको बताई वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं कि नहीं समझ में आई हैं। जो हमने आप लोगों को बातें बताई उसे आप लोग सुन पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार हमें बता दीजिए आप लोग। ठीक, चलो इसके बाद आगे ले चले आप लोगों को। देखो सभी 118 तत्वों को हमने कल समझाया था कि 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है एसपीडीएफ ना। पहले व दूसरे ब्लॉक में पहले व दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया, हमने समझाया भी था। 13वें से 18वें वर्ग में पी ब्लॉक के तत्वों को, जबकि 3 से लेके 12 तक के वर्ग में डी ब्लॉक के तत्वों को और लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स को एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। सब आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। इसके बाद ब्लॉक में तत्वों की संख्या एस ब्लॉक में 13, पी में 37, डी ब्लॉक में 40, एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 है। साथ ही साथ आवर्तों में अगर तत्वों की संख्या आपसे हम बताएं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और शेष तत्व आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सारी बातों को समझा था, सारी बातों को सीखा था ना। यहाँ पर जो आपके उपकोष होते हैं एसपीडीएफ, इसमें अभी आप लोगों को जानकारी मिली थी कि एक एक उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है। जैसे एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एक पीक में 3, डी ब्लॉक में 5 और एफ ब्लॉक में उपकोषों की संख्या, उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करेगा 2, 6, 10 और 14। हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं आप सब। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अभी तक की सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुकी हैं। सुजीत कुमार जी जोड़ दिया गया है। सुजीत कुमार जी एक बार फिर से देखो, क्लास को जोड़ दिया गया है ना, केमिस्ट्री में ही आप लोगों की क्लास को जोड़ दिया गया है। आज कल हमने ऐसा काम कराया था, एक बार दोबारा उसको चेक करके हमें बताओ। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जितना आप लोगों ने आपने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया है हमें अक्षरशः याद हो गया है। क्या आप लोगों को भी ऐसा हुआ है? पूरी तरह से समझ में आ गया है। अंशिक कुमार का कहना है कि सर पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है सर। चलो वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अंशिक कुमार का कहना है। रेशमी कुमारी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोशन कुमार, सभी का स्वागत है। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों को जितना कुछ पढ़ाया गया ना अभी पीरियोडिक टेबल में, बता रहे हैं कि सर सभी कुछ अक्षरशः याद हो चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ना, ये सब आप लोगों को हमने बता दिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने आप बाऊ के नियम को भी थोड़ा सा समझ लिया था। आप बाऊ का नियम भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप करोगे आप बाऊ के नियम के अनुसार, ये भी आप लोगों को समझा ही दिया था। बोरबरी के नियम के अनुसार देखेंगे 2, 8 और 7, जबकि अगर आप बाऊ के नियम के अनुसार समझें तो ये कुछ तरीका आप लोगों को हमने समझाया था। तो बेसिक जानकारी है, बहुत डिटेल में आप लोगों को हमने बता रखा है। बिल्कुल सुजीत कुमार, हम खुद इसके लिए चिंतित रहते हैं बेटा, ठीक, हम खुद चिंतित रहते हैं। हम जानते हैं अगर आपको किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, केमिस्ट्री की ही क्लास में इसे जोड़ दिया गया है। कल ही हमने जुड़वा दिया था ना, पीरियोडिक टेबल आपका केमिस्ट्री के सेक्शन में ही जोड़ दिया गया है। बिल्कुल निश्चिंत रहे आप लोग। चलो ये मेरी जिम्मेदारी होती है, अगर हमें आप लोग कुछ बताते हैं तो इसको हम सबसे पहले ध्यान में रखते हुए आपका ही काम कराते हैं, ठीक। चलिए और कुछ आप लोगों को बताते हैं, और कुछ आप लोगों को बताते हैं। यहां पर देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे।
कुछ विशेषता आप लोगों को बताते हैं। पीरियोडिक टेबल लगातार आप लोग देखते रहिएगा हमारे साथ। अब यहाँ पर चूंकि रिवाइज करवा दिया तो पिछली बातों को हम क्या करेंगे, पिछली बातों को हम डिलीट कर देंगे। ठीक, पिछली बातों को यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, पिछली बातों को हम डिलीट करेंगे। लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आप बातों को अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, इसको रहने दे रहे हैं आप बाऊ का नियम, ताकि आप लोग इसको जब देखें तो समझ पाएं। चलिए अब एक बार फिर से आप सभी लोग क्या करिए, हमारे साथ पीरियोडिक टेबल को देखिए। एक बार फिर से हमारे साथ आप सभी लोग पीरियोडिक टेबल को देखिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जी, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना पहला वर्ग, कौन सा, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अपना जो पहला वर्ग है ये वाला, देख पा रहे, ये वाला वर्ग, यानी जिसमें हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीरियम और फ्रांसियम को साथियों शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हलीना का रब से फरियाद आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखो मेरे पास ना पूरी व्यवस्था भी है, 118 के 118 तत्वों को याद कराने की पूरी व्यवस्था है मेरे पास। लेकिन चीजों को समझो, आपको यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐसे याद नहीं करना है। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी के एग्जाम में और रेलवे वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनते हैं, आपको नहीं याद करना। हम चाहें तो भाई देखो, हलीना का रब से फरियाद, बेगम का सरबारा, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, समझ पा रहे हैं। इस तरीके से आपको हम चाहे तो सब कुछ याद करा सकते हैं, लेकिन आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं। अनावश्यक क्यों रटेंगे इसे, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन वहां से नहीं बनेगा। तो जो पहला वर्ग हम आपको बता रहे हैं, पहला वर्ग, इसको बेटा क्या कहते हैं पता है, इसको क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्केलाइन मेटल कहा जाता है। ये जो दूसरा वर्ग आप लोगों का है, इसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी कि अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। समझ पा रहे? इसके बाद तुम लोग 11वां देखो, 11वें वर्ग को क्या कहा जाता है, सिक्का धातु का वर्ग कहा जाता है, सिक्का धातु का। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 17th ग्रुप, 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है। और 18th ग्रुप को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसों का समूह कहा जाता है। तो ये 5 वर्ग भी हमारे साथ तेजी से आप लोग क्या करो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो कौन कौन से, पहला वर्ग, फर्स्ट ग्रुप, समझ पा रहे, पहला वर्ग, पहला वर्ग। इसके साथ साथ हमने कहा आप लोगों को नाम लिखना है दूसरे वर्ग का, दूसरे वर्ग के साथ साथ हमने आप लोगों से कहा 11वां वर्ग लिख लीजिएगा, 11वां वर्ग। फिर आप लोग लिखिएगा 17वां वर्ग यानी कि 17th ग्रुप। फिर आप लोग लिखिएगा 18वां वर्ग। ये कभी कभी नाम पूछ लिया करता है ना कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप को पता है क्या कहा जाता है भाई, फर्स्ट ग्रुप को अभी हमने आप लोगों को बताया, इसे क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातुओं का वर्ग कहा जाता है, क्षारीय धातुओं का वर्ग कहा जाता है। यानी कि अल्केलाइन मेटल को कहाँ पर रखा गया है, अल्केलाइन मेटल को आपका फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। अब आगे देखो, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा किस पर, दूसरे वर्ग पर ध्यान दीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्षारीय मृदा धातु का वर्ग कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु का वर्ग कहा जाता है, यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। क्षारीय मृदा धातु, जितने धातुएं शामिल हैं सभी कैसी हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल के रूप में जानी जाती है। 11वें वर्ग में ध्यान से देखेंगे ना आप लोग, अगर आप लोग देखो 11वें वर्ग को ध्यान से देखो, ये रहा आपका 11वां वर्ग जिसमें कॉपर, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, इन सबको शामिल किया गया है। और आप जानते हैं सिल्वर है, गोल्ड है, तो क्या चांदी और सोने से हम सिक्का नहीं बना सकते, सिक्के, क्वाइंस बनाया जा सकता है ना। इसी वजह से जानते हैं 11th ग्रुप को क्या कहा जाता है, 11th ग्रुप को सिक्का धातु का वर्ग कहा जाता है। क्या बेटा, सिक्का धातु का वर्ग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाइन मेटल कह सकते हैं,
क्वाइन मेटल कह सकते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए 17th ग्रुप पर। 17th ग्रुप में हैलोजेंस को शामिल करते हैं। हैलोजेंस समझिएगा, हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। अच्छा, हैलोजेंस को पता है और क्या कहा जाता है? नमक बनाने वाले तत्व के नाम से भी जाना जाता है। नमक बनाने वाले तत्व के नाम से इसे जाना जाता है। हैलोजेंस याद रखिएगा, नमक बनाने वाले तत्व। और 18th जो ग्रुप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसे शून्य वर्ग कहा जाता है। 18th ग्रुप को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। समझ पा रहे? जीरो ग्रुप इसे कहेंगे, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग यानी कि जीरो ग्रुप, या इसे कहा जाता है दूसरी भाषा में अक्रिय गैसों का वर्ग। अक्रिय गैसों का वर्ग यानी कि ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेज। क्या? ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेज। ध्यान से यहां पर देखिएगा। या इसे नोबल गैसेज का वर्ग भी कहा जाता है। उन अक्रिय गैसों को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेज का वर्ग कहा जाता है, जिसमें सभी नोबल गैसेज या अक्रिय गैसेज को साथियों शामिल किया जाता है। 18th ग्रुप को एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए, जिसमें हम याद कैसे करते हैं? अगर ट्रिक की बात करें, हेडन, नेहरा। अरे भाई, हेडन, मैथ्यू हेडन की बात कर सकते हो। नेहरा मतलब आशीष नेहरा। अगरकर, अजीत अगरकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे ट्रिक बना हुआ है, पूरे 118 एलिमेंट ऐसे याद होते हैं। हेडन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन आउट। जीरो रन आउट आप ऐसे याद कर सकते हो। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और अनअनोक्टियम। इन सभी वर्गों को, ये सभी गैसेज हैं, जितने भी हैं 18th ग्रुप में सभी गैसेज हैं। और सभी कैसी गैसेज हैं बताओ? सभी आप लोगों की अक्रिय गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं। इसका मतलब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो, समझ में आ गई बातें? जी हाँ, हमें लगता है कि सारी बातें आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर समझ ली होंगी ना, कि फर्स्ट वर्ग को, पहले वर्ग को क्या कहते हैं, दूसरे वर्ग को साथियों क्या कहा जाता है, 11वें वर्ग को क्या कहा जाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बाकियों को आप लोग नहीं याद करेंगे इस तरीके से। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग इसे याद करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? आइए अब जानते हो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि 4 जगहों पर, कहां पर मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, 4 जगहों पर अब हमें क्या देखना है पता है? एलिमेंट देखना है। कहां पर? एक तो आपके भूपर्पटी पर, भूपर्पटी जिसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। सियाल, सीमा, निफे आपने सुना है, उसमें सियाल वाला पार्ट। भूपर्पटी बताएंगे कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मेटल सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद मानव शरीर की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मानव शरीर की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में, अपनी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट सर्वाधिक मात्रा में हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक। चलो, इसके बाद चर्चा आप लोगों से हम करते हैं कहाँ पर? वायुमंडल में, अपने एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट सर्वाधिक मात्रा में हैं। वायुमंडल यानी कि इन एटमॉस्फेयर। कोई बता सकता है भाई? इन सभी बातों का जवाब कोई दे सकता है? एटमॉस्फेयर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताना जरूर, ठीक। अब आगे लिखो, ब्रह्मांड में, इसके साथ साथ ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मॉस या यूनिवर्स में, कॉस्मॉस या यूनिवर्स में कौन कौन से एलिमेंट सर्वाधिक मात्रा में हैं। तो आइए बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ पर भूपर्पटी की बात करेगा तो देखो, सर्वाधिक मात्रा में तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। हमारे अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर है पता है? कौन सा एलिमेंट सर्वाधिक मात्रा में है? 118वें तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन है। थर्ड नंबर पर आपका एल्यूमिनियम है। कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट में। ध्यान देना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपका क्या है? आयरन है। समझ पा रहे हैं? आयरन है। ये 4 तो आपने अर्थ क्रस्ट में देख लिया। गुड मॉर्निंग तनुप्रिया, गुड मॉर्निंग बादल। बहुत ध्यान से सब लोग समझना। ह्यूमन बॉडी की बात करेगा तो यहाँ पर भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नंबर किसका आएगा? कार्बन का।
कार्बन। इसके बाद नंबर किसका आएगा आपका, नाइट्रोजन का नंबर आएगा, नाइट्रोजन क्या नंबर आएगा, नाइट्रोजन का नंबर आएगा। फिर यहीं पर नंबर किसका आएगा आपका, हाइड्रोजन का नंबर आएगा। किसका, हाइड्रोजन का नंबर आएगा। हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आएगा आपका, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आएगा, फास्फोरस। ये सभी आपको ना रटना पड़ेगा, ध्यान देना। इसमें से आगे के 2-3 आप याद कर लीजिए, कम से कम 3 याद कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। वेरी गुड तनुप्रिया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही शानदार। चलो वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में तो आपका कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन है। कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का नंबर आएगा। किसका, ऑक्सीजन का नंबर आएगा। ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर है बेटा, एक अक्रिय गैस आपकी है ऑर्गन। आप देखोगे ना 18th ग्रुप में आपको ऑर्गन दिखेगी। ऑर्गन के बाद किसका नंबर है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना यहाँ पर। अच्छा, एटमॉस्फेयर वाले का परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का लगभग में अप्रॉक्स 21%, ऑर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। इतनी बातें याद हैं कि नहीं आप लोगों को? याद हो सकती है ना, बिल्कुल याद रखना है। मनोज कुमार, नाइट्रोजन तो ठीक है बेटा, ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन कार्बन नहीं आएगा। कार्बन चौथे पोजीशन पर भी नहीं है, समझ पा रहे हो ना। कार्बन वैसे गैस है नहीं, कार्बन आपकी अधातु है। विशेषकर गैसों के अंतर्गत कार्बन को नहीं शामिल करते हैं ना। चलो कॉस्मोस की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है बताओ, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व आएगा आपका, हीलियम आएगा। क्या आएगा, हीलियम। हीलियम के बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है तब आपका जाकर कार्बन आएगा। ये एक बार तीसरा पोजीशन इसका देख लीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या आएगा, कार्बन। तो ये 4 जगहों पर कौन कौन से एलिमेंट है समझना। यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हो इस पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके 118 एलिमेंट शामिल हैं। इन 118 तत्वों में कौन कौन से तत्व कहां कहां पर सर्वाधिक मात्रा में है, हमने आपको इसको बता दिया है। समझ पा रहे? अब हमें क्या समझना है, हाँ, अब हमें सबसे नहीं, ब्रह्मांड में बेटा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है सुजीत, गलत जवाब है, ठीक है ना, ये गलत जवाब है आपका। सुनो ध्यान से सब लोग समझना, ये आपका जो पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब हम यहां पर आ जाते हैं और इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जोड़कर बातों को समझते हैं। क्या समझना है इस पीरियोडिक टेबल में, अब हमें देखना है यहां पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे क्या कहा जा सकता है सर्वाधिक घनत्व किसका है, कौन सा ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन तमाम सारी बातों को आइए अब आप लोगों को समझाते हैं ना। चलो तो लाइटेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल बता सकता है कोई, सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? चलिए हमको बताइए एक बार, तो आप लोग बताइए पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व बताओ, कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता है? लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द हाँ LIGHTEST, लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व कोई बता सकता है भाई? अगर जानकारी है तो बताओ। चलो हम लिखते हैं बेटा ना, ऐसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग करके, तुम बताओ सबसे हल्का तत्व। अगर आप लोग बताओगे तो सबसे भारी तत्व भी बताओ, सबसे भारी तत्व भी आप लोग बताओ, सबसे भारी तत्व। समझ पा रहे? सबसे भारी तत्व, हैवीएस्ट मेटल ऑन द अर्थ, समझ पा रहे? हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी तत्व,
हैवीएस्ट मेटल। ध्यान से समझो, बताओ क्या हो सकता है सबसे भारी तत्व। देखो ये कुछ सरल प्रकार के प्रश्न है, आप सभी लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हीलियम कौन बता रहा है, सबसे हल्का तत्व हीलियम होगा बेटा। तनुप्रिया गलत है। आशीष मंडल जी आपका भी जवाब गलत है। हाइड्रोजन होगा। हाँ प्रिया तुम्हारा जवाब सही है बेटा। देखो यहाँ पर सब लोग एक बार समझो, सबसे हल्का तत्व तो ये रहा बेटा हाइड्रोजन तुम्हारा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे, ये सबसे हल्का तत्व है। परमाणु भार के अनुसार वैसे तो इसे देखा जाएगा, एटॉमिक वेट के अनुसार इसे देखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। रोशन कुमार पोलोनियम ही नहीं होगा बेटा। अरे 118वां एलिमेंट होगा सबसे भारी, 118वां एलिमेंट होगा सबसे भारी, जिसे अनअनोक्टियम या ऑर्गेनेसन के नाम से जाना जाता है। अनअनोक्टियम या ऑर्गेनेसन के नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हो? तो चलो सबसे भारी सबसे हल्का तत्व तो लिख देता हूं। तो अभी आप लोगों को हमने क्या बताया, सबसे हल्का जब आप लोगों से पूछेगा क्वेश्चन, जवाब तुम्हारा क्या आएगा, बोलो। जवाब तुम्हारा आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा बेटा, सबसे हल्का ना हाइड्रोजन। लेकिन अगर सबसे भारी तत्व की बात करेगा तो आपका जवाब पता है क्या आएगा, अनअनोक्टियम। अनअनोक्टियम, अरे 118वां तत्व, 118वां अनअनोक्टियम। अरे बिल्कुल लास्ट वाला सबसे भारी होगा यार, जो सबसे पहले रखा गया सबसे हल्का है, जो सबसे बाद में रखा गया वो सबसे भारी है। अनअनोक्टियम, या पता है जिसे क्या पढ़ा जाता है, इसे दूसरी भाषा में ऑर्गेनेसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गेनेसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गेनेसन, परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है, 118 होता है। और परमाणु भार आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक। ऑर्गेनेसन परमाणु भार के हिसाब से ही सबसे हल्का और सबसे भारी देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पता है क्या है, अनअनोक्टियम 118वां एलिमेंट अपना ना, ये तो कृत्रिम तत्व है। क्या है, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, इसे हम लोगों ने बनाया है। लेकिन अगर तुमसे ऐसा प्रश्न पूछ ले, क्या प्रश्न पूछ ले, सबसे भारी तत्व भी प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक पूछेगा तब तुम्हारा जवाब बदलेगा। प्राकृतिक में तुम्हारा सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। प्राकृतिक में तुम्हारा सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा, बोलो, यूरेनियम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? प्राकृतिक में तुम्हारा सबसे भारी तत्व बेटा कौन सा होगा, यूरेनियम होगा। अगर नेचुरल पूछेगा तो यूरेनियम, मैन मेड पूछेगा तो अनअनोक्टियम, 118वां एलिमेंट। यहां तक की बातें समझ में आ गई? आइए और लिखिए हमारे साथ। सबसे हल्का और सबसे भारी तत्व हमने देख लिया। तो अच्छा यहां पर नहीं मेटल नहीं लिखिएगा, यहां पर माफ कीजिएगा भाई, हैवीएस्ट एलिमेंट होगा बेटा। तत्व की जगह पर ना एलिमेंट लिखो, क्योंकि तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट ही कहते हैं, ऊपर एलिमेंट ही लिखा गया है। समझना, एलिमेंट ही यहां पर लिखा जाएगा, समझना इस चीज को। तो सबसे भारी तत्व और सबसे हल्का तत्व तो हो चुका। अच्छा आप लोग बताइए, अच्छा परमाणु भार 294 होता है सर। वेरी गुड रोशन कुमार। अगर एक बार देखिएगा 118वें तत्व का परमाणु भार ये बता रहे रोशन कुमार 294। ऑर्गेनेसन जिसको ओजी से दर्शाते हैं। चलो ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा रखा है कि आपके जो एलिमेंट होते हैं, आपके जो तत्व होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। याद है आप लोगों को? अब आइए सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा। अरे तत्व तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे सबसे हल्की धातु कौन सी होगी। धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछेगा तो क्या बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर पूछेगा सबसे भारी धातु, इंग्लिश भी लिखना होगा। अच्छा बोलने से काम चल जाएगा भाई कि लिखना जरूरी है? सबसे हल्की धातु, लाइटेस्ट मेटल। अब की बार मेटल लिखना। तत्व 3 प्रकार के होते हैं ना, तो तत्व में धातु की बात मैं कर रहा हूं। लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, ध्यान देना यहां पर, लाइटेस्ट मेटल। और सबसे भारी धातु कौन सी है? एक चीज बताया मैं अंग्रेजी माध्यम वाले बेटा कि बोलने से काम चल जाएगा कि लिखना भी जरूरी है। सबसे भारी, और तत्व ना लिखो, इस बार धातु पढ़ो। धातु जिसको मेटल कहा जाता है, मेटल
जिसकी प्रॉपर्टी हमने बता रखी है कि ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी होगी, गुड कंडक्टर होगा, सोनोरस होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, ये सब कुछ तुम्हें बताया गया है ना, अच्छे से हमने लिखवाया है। हैवीएस्ट मेटल, ध्यान देना। तो कोई बता सकता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? आप जल्दी से बताओ, सबसे हल्की और सबसे, अच्छा अभी हमने यहां पर लिखा है बेटा यूरेनियम। यूरेनियम प्राकृतिक पूछेगा तो यूरेनियम बताओगे। पहले बात तो सबसे हल्की धातु तुम्हें जब पूछेगा तो परमाणु क्रमांक संख्या 3 पर लिथियम है। क्या है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु पूछेगा तुम्हारा जवाब क्या आएगा? यूरेनियम। समझो, सबसे भारी धातु तुम्हारा यूरेनियम आएगा, लेकिन यूरेनियम तुम्हारा प्राकृतिक वाला है। क्या है? यूरेनियम तुम्हारा प्राकृतिक वाला है, ऊपर लिखा गया। लेकिन जब तुमसे कृत्रिम वाला पूछेगा तब तुम्हारा जवाब ऑस्मियम आएगा। ऑस्मियम वाले ध्यान दे यहां पर, ऑस्मियम, ऑस्मियम वाले यहां पर ध्यान दे। ऑस्मियम क्या है बेटा? कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम। अक्सर जानते हो किताबों में यही लिखा रहता है, ऑस्मियम ही लिखा रहता है, जबकि ऑस्मियम ज्यादा सही नहीं है। ऑस्मियम सबसे भारी है, लेकिन ध्यान से समझो, ऑस्मियम कृत्रिम तत्व है बेटा। उससे भी भारी तत्व तुम्हारा कौन सा है? यूरेनियम। प्राकृतिक पूछेगा तो आपका यूरेनियम होगा। अब विकल्पों में दोनों को एक साथ नहीं रखेगा। जब से पूछेगा तुमसे सबसे भारी धातु, जब पूछेगा हैवीएस्ट मेटल ऑन द अर्थ की बात करेगा, तो तुम्हारे विकल्पों में या तो ऑस्मियम रहेगा या तो यूरेनियम रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और समझा दूं यहां पर और बता दूं, ये जो आप लोगों का ऑस्मियम दिख रहा है ना बेटा, ऑस्मियम ये इसका घनत्व भी सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व मैं आप लोगों से यहां पर बताऊं। मैक्सिमम डेंसिटी, सर्वाधिक घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होगा बताओ? ये तुम्हारा जवाब ऑस्मियम ही आएगा। मैक्सिमम डेंसिटी किसका होगा बताओ? तब तुम्हारा जवाब ऑस्मियम ही आएगा। समझ पा रहे हो? चलो, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ ली ना। चलो आगे ले चलें, आगे ले चलें बेटा। अब अक्रिय गैसों में दिखाते हैं आपको सबसे हल्की अक्रिय गैस और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी होती है। लिखिए हमारे साथ, लिखो सबसे हल्की अक्रिय गैस। लिखो सबसे हल्की अक्रिय गैस। देखो, ये आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ कि आपको ना सारी बातें समझ में आए। सबसे हल्की, वो भी कौन सी गैस? अक्रिय गैस। सबसे हल्की अक्रिय गैस ना, आप अगर पढ़ते होंगे पीडीएफ के माध्यम से तो आप देखते होंगे बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में मैं हर एक टॉपिक को ऐसे ही लिखा हूँ, लिख लिख कर मैं पढ़ाता ही हूँ। और आप जानते हैं कि मैं इस प्रकार से मैं इसलिए लिखता हूँ बेटा कि ताकि आप ना रिवाइज करना चाहे तो अच्छे से रिवाइज कर ले। वेरी गुड मनोज कुमार, हाँ आपका जवाब सही है भाई। सबसे हल्की अक्रिय गैस, और लिखो सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी होगी? सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस और सबसे भारी अक्रिय गैस। लिख लो यहां पर लाइटेस्ट इनर्ट गैस, लाइटेस्ट इनर्ट गैस ना। और क्या यहां पर लिखेंगे? हैवीएस्ट इनर्ट गैस, हैवीएस्ट इनर्ट गैस, हैवीएस्ट इनर्ट गैस। सबसे हल्की अक्रिय गैस और सबसे भारी अक्रिय गैस। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस तो पूछेगा तो आपका जवाब हीलियम आएगा। क्या आएगा? परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है? 2 होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमाणु क्रमांक के आधार पर सबसे हल्की सबसे भारी नहीं देखेंगे, परमाणु भार के आधार पर देखेंगे। लेकिन जानते रहना आप सभी लोग, हीलियम देखा आप लोगों ने। सबसे भारी अक्रिय गैस की बात करेगा बेटा तो वही 118वां एलिमेंट ही आएगा, ऑर्गेनेसन। सब लोग ध्यान से समझना, ऑर्गेनेसन ही आएगा सबसे भारी अक्रिय गैस में। या इसे अनअनोक्टियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो। इसे अनअनोक्टियम भी कहा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी
अभी कुछ देर पहले ही आपने लिखवाया था अनअनुक्तियम को, आपने कहा सबसे भारी तत्व है। तो जो ये नहीं समझ पा रहा है ना, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि तत्व में और धातु में अधातु में अंतर क्या होता है, उसे चैप्टर नंबर 1 को फिर से रिवाइज करना चाहिए। सबसे भारी वह उल्लू, रेडॉन नहीं होगा, सबसे भारी ऑर्गेनाइजेशन होगा उल्लुओं। अरे 118वां एलिमेंट कैसे भूल जाते हो तुम लोग? आप कहेंगे सर हम क्यों याद रखें? समझो, यहां पर मैं गैस की बात कर रहा हूं बेटा। गैसेज जानते हो क्या होती हैं तुम्हारी? सभी गैसेज तुम्हारी नॉन मेटल होती हैं, सभी गैसेज तुम्हारी नॉन मेटल होती हैं, समझो। नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो चाहे मेटेलॉइड हो, सभी तत्व के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तुम लोग पहला चैप्टर इसका मतलब नहीं पढ़े हो, जो लोग रेडॉन बता रहे। रेडॉन भी शामिल करेंगे, लेकिन कैसे शामिल करेंगे आइए इसे दिखाते हैं। अनअनुक्तियम या ऑर्गेनाइजेशन, ये तो तुम्हारा कृत्रिम है, ये तुम्हारा कैसा, ये तो हमने बनाया है। जब तुमसे पूछेगा प्राकृतिक सबसे भारी अक्रिय गैस, तो भी प्राकृतिक वाला पूछेगा तभी तुम्हारा जवाब रेडॉन आएगा। जब तक तुमसे प्राकृतिक नहीं पूछता तब तक तुम्हारा जवाब ऑर्गेनाइजेशन आएगा भाई, तब तक तुम्हारा जवाब क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बेटा देखो रेडॉन से भी भारी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत भारी है रेडॉन से, समझना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बताओगे तुम। रेडॉन जब पूछेगा तब तुम्हारा जवाब प्राकृतिक को लेकर आएगा, कृत्रिम आपका कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन। और सुनो, जैसे मान लो आपके दिमाग में प्रश्न बनता होगा, मैं बता देता हूं। प्रश्न तुमसे मान लो पूछा कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, बस ऐसे लिखा हो सबसे भारी अक्रिय गैस। विकल्पों में रेडॉन ऑर्गेनाइजेशन दोनों शामिल रहेगा, तुम्हारा जवाब क्या आएगा? तुम्हारा जवाब ऑर्गेनाइजेशन आएगा। जब तक ऐसा ना लिखा हो, अगर विकल्पों में ऑर्गेनाइजेशन ना रहा तब तुम्हारा जवाब क्या आएगा? रेडॉन। लेकिन अंतर है ना, कृत्रिम है और ऑर्गेनाइजेशन को हमने कृत्रिम रूप से बनाया है, प्राकृतिक रेडॉन है। और हमेशा याद रखो रेडॉन से बहुत भारी है अनअनुक्तियम भाई, उसका एटॉमिक वेट 294 बताया जा रहा है। रेडॉन का एटॉमिक वेट थोड़ा चेक कर लो, खुद समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन रेडॉन को लेकर है, एक काम करो जल्दी से गूगल कर लो बेटा। रेडॉन का एटॉमिक मास देखो, रेडॉन का परमाणु भार देखो और अनअनुक्तियम का परमाणु भार देखो, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ पा रहे? रेडॉन और अगर आप अनअनुक्तियम का ना एटॉमिक मास देखेंगे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, तो आपको ना ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसको भी कंफ्यूजन एक बार हमसे पूछ ले, जिसको कहीं पर कंफ्यूजन है हमसे एक बार बेटा क्वेश्चन कर ले। ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन कृत्रिम के तौर पर और सबसे भारी भी वास्तव में है। जब तक प्राकृतिक नहीं पूछता तब तक रेडॉन नहीं आएगा। रेडॉन है भारी, लेकिन सबसे भारी प्राकृतिक गैस है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस है। हम रेडॉन को और लिखवा दें, देखो सबसे भारी प्राकृतिक गैस है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फिर अलग से लिखवाऊंगा ना, रेडॉन के बारे में फिर से लिख देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम कुछ तत्वों को अलग से और लिखवाएंगे। अभी कुछ तत्वों को ना, जैसे हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन को पॉल्यूशन फ्री फ्यूल के नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोजन वाली बात हम आपको फिर से लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, रोशन कुमार कह रहे हैं कि सर रेडॉन का ना परमाणु भार 222 होता है। बेटा खुद समझो, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर, रेडॉन का परमाणु भार 222 होता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का परमाणु भार 294 बताए थे। कितना बताए थे रोशन? 294 बताए थे बेटा, कितना बताए? देखो ये फैक्चुअल चीजें हैं, याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज का ध्यान रखो, 294 बताए थे ना, वेरी गुड। ध्यान से देखना, अब तो क्लियर हो गया भाई सभी को। रेडॉन का एटॉमिक वेट परमाणु भार 222 है, ऑर्गेनाइजेशन का 294 है बेटा। तो सबसे भारी इसमें कौन सी है? अनअनुक्तियम। अच्छे से स्पष्ट हो गया, खुद ही आप लोगों ने देख लिया। अब नहीं दिक्कत होनी चाहिए, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखो, अगला मैं लिखवाता हूं आपको। लिखो, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, सभी लोगों को पता होगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कोई बता सकता है?
देखो ये सब पूछा गया है और सरल प्रश्न है, ये तो प्रश्न आपके लिए सरल है ना। लिखिएगा ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ओनली मेटल फाउंड इन, ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु हमें आप लोगों को समझानी है। कोई बता सकता है क्या होगा? अगला लिखो आप सभी लोग, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु बताओ। अधातु बेटा जिनको अभी ना इसको लेके कंफ्यूजन आ रहा है कि हमने धातु में कुछ और लिखवा दिया, तत्व में कुछ और लिखवा दिया, गैस में कुछ और लिखवा दिया, इसका मतलब ना उनको क्लैरिटी ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। हमने बेटा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ जल्दी से बताओ। हाँ ओनली द मेटल, ओनली मेटल फाउंड इन, अब की बात तो नॉन मेटल आएगा ना, अधातु देखना है। ओनली नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बताओ क्या होगा जवाब? कोई बता सकता है? लिक्विड स्टेट, ओनली द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। क्या होगा दोनों प्रश्नों का सही जवाब? मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जब द्रव अवस्था में एकमात्र धातु की बात करेगा तो पारा, पारा जिसे बेटा Hg से दर्शाते हैं, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, पारा। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु पूछेगा, तुम्हारा जवाब ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन आएगा। बोरॉन मत लिख दीजिएगा, ब्रोमीन, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है तुम्हारा? चलो किसका रोशन, किसका परमाणु क्रमांक 35 होता है बताओ? हाँ बिल्कुल ब्रोमीन होगा बेटा, ब्रोमीन 35। हाँ चलो यहां पर आप लोग देखोगे सभी 118 तत्वों की विशेषताएं ही तो आपको हम बता रहे हैं। कहां तुम्हें मिलेगा बताओ? यहां मिल जाएगा ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 35 होता है। 17th ग्रुप में देखोगे, हैलोजेंस में देखोगे तुम्हें ब्रोमीन दिखेगा। बोरान मत बता देना, अरे बोरान तुम्हारा मेटेलॉइड है, हमने लिखवाया है, पहले चैप्टर में जाकर देखोगे, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाया है। बोरॉन मत लिखना बेटा, ब्रोमीन और बोरॉन में क्या होता है? अंतर होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन में और बोरॉन में क्या होता है? अंतर होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो ये लिख लिया आप लोगों ने। कुछ और विशेषता आप लोगों को हम बताते हैं। कुछ और विशेषता बताते हैं। देखो कुछ तत्व, एक चीज बताओ ना, सभी जितने भी धातुएं होती हैं, जितने मेटल होते हैं, जितनी भी धातुएं होती है, धातुएं वे सभी क्या होती हैं? ताप और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर धातु है फिर भी कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो, हमें लगता है कि आज नहीं क्लोज हो पाएगा बेटा, चलो कोई बात नहीं है ना, हम एक लेक्चर कल और लगा लेते हैं। लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा? हाँ लिखिएगा एकमात्र, या साफ साफ ऐसा ही लिखो, ताप व विद्युत की ताप व विद्युत की एकमात्र कुचालक धातु, एकमात्र कुचालक। देखो सभी धातुएं सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन कोई ऐसी अगर धातु हो जो बैड कंडक्टर हो तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, और धातुओं का अपवाद है ये। लिखिएगा बैड कंडक्टर मेटल ना,
मेटल ऐसा जो बैड कंडक्टर हो, हम ऐसा लिख दे रहे हैं, इन शॉर्ट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई बता सकता है उत्तर क्या आएगा? इस प्रश्न का जवाब कोई दे सकता है जो हमने लिखा है? हाँ, चलो आगे दिखाएं आप लोगों को। इसके बाद लिखो, देखो सभी जितनी अधातुएं होती हैं, जितने नॉन मेटल होती हैं, सब बैड कंडक्टर होती हैं। जितनी अधातुएं हैं सब कुचालक होती हैं, लेकिन कोई ऐसी अधातु जो सुचालकों जैसा व्यवहार दर्शाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना जरूरी है। लिखो, कैसे लिखोगे? लिखो ताप व विद्युत की, इंपॉर्टेंट है बेटा, विद्युत की एकमात्र सुचालक शब्द जुड़ता धातुओं के साथ है, लेकिन अगर किसी अधातु के साथ जुड़ गया है तो अधातुओं का अपवाद है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई है। ध्यान से देखना, लिखना है नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर हो। अगर गुड कंडक्टर हो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जवाब देगा इसका कोई जवाब देगा? अभी तक दोनों प्रश्नों का आंसर हमें नहीं मिला है। चलो इसके बाद में आप लोगों को और बताऊं, इसके बाद और लिखो हमारे साथ। क्या लिखोगे? लिखो, जितनी भी धातुएं तुम्हारी होती हैं, सुनना ध्यान से, आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं सभी में ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ब्राइटनेस, धातुएं मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। लेकिन जितने नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा, अधातुओं में ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, समझना मेरी बात को। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉन मेटल है जिसमें ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी है तो इसके लिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना आप सभी लोग। चलो बताते हैं आप लोगों को। लिखो ऐसे लिखो, एकमात्र चमकीली वो भी अधातु, एकमात्र वो भी चमकीली, एकमात्र चमकीली अधातु, एकमात्र चमकीली अधातु। only non-metal that have property of brightness, property of brightness। कोई बता सकता है? अभी तक तीनों प्रश्नों का आंसर हमें मिल नहीं पाया है। लिथियम नहीं होगा बेटा। क्यों होगा सुजीत कुमार? कैसे गलत कर रहे हो? लिथियम तुम्हारा धातु है कि नहीं? लिथियम नहीं आएगा, लिथियम नहीं आएगा। लोगों को इसी में कंफ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे कि धातु पूछे जाएगा जवाब क्या देंगे, अधातु पूछा जाएगा तब जवाब क्या देंगे। एक बात तुम लोग ना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फिर अच्छे तरीके से पढ़ना, जहां पर हमने ना आप लोगों को पढ़ा रखा है एलिमेंट। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड एक बार फिर से पढ़ के आना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ताप और विद्युत की एकमात्र सुचालक धातु की, एकमात्र कुचालक धातु की बात करेगा, तुम्हारा जवाब क्या आएगा पता है? सीसा आएगा। पीबी यानी कि लेड। लेड क्या है तो धातु। सीसा है तो तुम्हारी धातु, लेकिन कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। समझे? हाँ, आयोडीन चमकीला होगा। बहुत सही सुजीत, वेरी गुड। आयोडीन चमकीले में आएगा। ताप और विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु, तो आपका जवाब ग्रेफाइट आएगा। अरे ये सब सुना होगा लेकिन तुम लोग फिर भी गलती कर रहे हो। ग्रेफाइट आएगा। एकमात्र चमकीली वो भी अधातु, तब आपका जवाब क्या आएगा? आयोडीन आएगा। क्या आएगा बेटा? तब यहां पर आयोडीन आएगा। याद हो रहा है? याद हो रहा है कि रिवाइज करवाना पड़ेगा? हमें जल्दी से बताएं। याद हो रहा है सभी लोगों को? रिवाइज करवाना पड़ेगा। नहीं कि हमें लगता है कंफ्यूजन है तो हम तेजी से रिवाइज ही करवा देते हैं। कहां से कंफ्यूजन हो रहा है? यहां से कंफ्यूजन हो रहा है। जब तुमसे पूछेगा सभी 118वें तत्व में, सभी 100, एक चीज समझो ना आप सभी लोग, देखो मैं आप लोगों को बताऊं भाई, कैसे भूल सकते हो आप लोग? एक चीज समझो, 118 एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं,
लेकिन सभी 118 एलिमेंट में सभी क्या मेटल हैं? 118 एलिमेंट में सभी मेटल नहीं है, सभी नॉन मेटल भी नहीं है। हमने यहां पर लिख रखा है 118 तत्वों में 91 तुम्हारी धातुएं हैं, 27 तुम्हारी अधातुएं हैं, है कि नहीं? इसी में अधातु भी शामिल है, इसी में धातु भी शामिल है, इसी में उपधातु भी शामिल है। अगर हम कहें मेटल धातुओं की संख्या 118 तत्वों में 91 धातु हैं, 20 तुम्हारे यहां पर अधातु हैं, 7 तुम्हारे यहां पर उपधातु हैं, तो अलग अलग समझना पड़ेगा ना। देखो यहां पर ध्यान से सभी लोग, चलो ध्यान से यहां पर सब लोग देखो। सबसे हल्का तत्व पूछेगा, सभी 118 तत्वों में सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सबसे भारी कौन सा है? अनोक्टियम। लेकिन ये कृत्रिम है, हमने बनाया है इसको। प्राकृतिक पूछेगा तो यूरेनियम बताओगे। अब आ जाओ धातु में। अब हमने तत्वों को क्लासिफाइड कर दिया, तत्वों को क्लासिफाइड कर दिया। सबसे हल्की धातु पूछेगा लिथियम, सबसे भारी धातु पूछेगा तो यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम प्राकृतिक होगा, ऑस्मियम को बताना है कृत्रिम। ऑस्मियम आपका कृत्रिम तत्व है। और सर्वाधिक घनत्व किसका होगा? मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? ऑस्मियम की होती है। हम एक बार सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, हमें एटॉमिक वेट बताएं, हमें यूरेनियम और ऑस्मियम का एटॉमिक वेट बताएं। मैं क्या बेटा, यहां पर ब्लर है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा मुझे अच्छे से, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब बहुत नजदीक से देखोगे दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, और यहां पर एटॉमिक वेट ना दिया भी नहीं गया है। हमें आप लोग जल्दी से बताओ भाई, किसी तरीके से बेटा चेक करके बताओ, किसका किसका, यूरेनियम और ऑस्मियम दोनों का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, जल्दी से बताओ, हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन लोगों को दूर हो जाए। यूरेनियम और ऑस्मियम का एटॉमिक वेट बताओ। आगे देखो, सबसे हल्की गैस हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस आपसे पूछेगा तो ऑर्गेनेसन, वही 118वां एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 294 है। लेकिन तुम्हारे जब पूछ लेगा प्राकृतिक में तब तुम्हारा रेडॉन आएगा, लेकिन रेडॉन का परमाणु भार 222 होता है। यही से स्पष्ट है कि अनोक्टियम सबसे भारी है। समझ पा रहे हो? 235 किसका है आलोक कुमार? बेटा लिखा करो, 235 एटॉमिक वेट किसका है? यूरेनियम का होगा। यूरेनियम का ना 92 और 235, 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम का है। अब तुम लोग जल्दी से बताओ ऑस्मियम का, ऑस्मियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? सुजीत हमने एटॉमिक वेट पूछा है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा, परमाणु क्रमांक ना बताओ बेटा। 92 तो परमाणु क्रमांक है ना यूरेनियम का, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार 235 होता है। जल्दी से सब लोग बताएं ऑस्मियम का परमाणु भार कितना होगा? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु पूछेगा तो पारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। आगे देखो, ताप व विद्युत की एकमात्र कुचालक धातु पूछेगा तो सीसा, ताप व विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु पूछेगा तो ग्रेफाइट, और एकमात्र चमकीली धातु पूछेगा, माफ करना एकमात्र चमकीली वो भी अधातु पूछेगा, तुम्हारा जवाब आयोडीन होगा। ऑस्मियम का 38 नहीं आएगा सुजीत। परमाणु क्रमांक ना बताओ भाई, परमाणु क्रमांक ना बताओ। परमाणु भार बताओ। एक 190, ठीक है, 190 आएगा बेटा। मैं यहां पर बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 92। अब यहीं से देखो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक तुम्हारा होता है 92। इसका परमाणु भार कितना होता है मैं लिख देता हूं, परमाणु भार होता है 235। समझ पा रहे हैं? परमाणु भार कितना होता है? 235 होता है। समझो भाई, दो अलग अलग बेटा देखो, 238
238 की जगह पे 235 बताओ ज्यादा सटीक है। 92 यूरेनियम 235 कह सकते हो, 238 भी छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑस्मियम का तुम्हारा परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है? 76, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 190 के आसपास होता है। तो आपको यहीं से स्पष्ट हो रहा है। हाँ हाँ, साउंड आ गया है बेटा। अब आपको यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है। खुद देखो ना, अगर हम 235 की जगह 238 यहां पर मान लें, फिर भी आप लोग देखो इसमें से सबसे भारी धातु कौन सी होगी? सबसे भारी धातु केवल लिखा होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम लिखा ही ना हो, सबसे भारी धातु केवल लिखेगा। तो देख रहे हो 235 238 आप लोग यूरेनियम का देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? ऑस्मियम का परमाणु भार केवल 190 होता है। यही से स्पष्ट है कि ऑस्मियम हल्का है और यूरेनियम सबसे भारी है। लेकिन कृत्रिम प्राकृतिक की बात करेगा तो आंसर आपका बदलेगा। कृत्रिम प्राकृतिक की बात करेगा तो आपका आंसर बदलेगा। बिल्कुल गंगा प्रसाद जी, 190 और 76, 190 और 76 समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? इस प्रकार से आप लोग यहां पर देख लो। तो आप लोगों को सारी बातें मुझे लगता है कि यहां तक की समझ में आ गई हैं। यहां पर कल एक लेक्चर और लगेगा आप लोगों का। अभी एक लेक्चर लगेगा, अभी बहुत कुछ यहां पर बचा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट को डिटेल में आप लोगों को कल समझा देंगे। जैसे कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन को अच्छे से समझा देंगे, हीलियम को समझा देंगे, कुछ क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन समझा देंगे। नाइट्रोजन के साथ साथ क्वेश्चन आपका सोडियम से बनता है, पोटेशियम से बनता है, फास्फोरस से बनता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को डिटेल में कल आप लोगों को हम समझाएंगे। अब बताइए, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? अब आपने समझा कि नहीं समझा? हमें लगता है कि अब स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी होंगी। अब कहीं किसी जगह पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी से बता दें बेटा, जल्दी से बता दें। हाँ, हम एक बार जल्दी से बताएं। देखो वो जो आप लोग देख रहे हो ना, 92 यूरेनियम 235 और 238, ये अलग अलग समस्थानिक हैं भाई, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स जानते हो कि नहीं जानते? तुम्हें हमने पढ़ा रखा है एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में हमने पढ़ा रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है अपना, जाकर देखना, पढ़ा रखा हूं। आइसोटोप समस्थानिक भाई, यूरेनियम के दो समस्थानिक होंगे, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ये अलग अलग समस्थानिक है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स की परिभाषा ये है कि परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। कंफ्यूज मत हो 235 238 को लेकर। अरे आइसोटोप्स हैं यार, अलग अलग काम देखा जाता है। सही लिखा गया सब जगह पर। हाँ जी, अब बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहा है। समझ गए गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। बादल कुमार करें ऑल क्लियर है सर। तनु कुमारी, तनु प्रिया का यहाँ पर थम्स अप वाला कमेंट आ रहा है। आलोक कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया है। वेरी गुड समझ में आ गया सभी को। देखो बेटा, समझने का हम अगर यहाँ पर हैं तो आपको कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंफ्यूजन हो। जहां पर कंफ्यूजन होगा वहां पर हम अपनी रफ्तार क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। भले ही कम आप लोगों को यहाँ पर लिखवाएंगे, भले ही कम पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा जिस दिन यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन हो गया उस दिन हमारा पढ़ाना बेकार है ना। हम पढ़ाएं, अगर कंफ्यूजन हो आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ना बन पाए, तो मतलब क्या है पढ़ाने का। हाँ जी, कल अभी बहुत कुछ आप लोगों को हम बताएंगे ना। कल आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं आपको, मैं कंफ्यूजन में नहीं रहने दूंगा बेटा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तभी तुम याद कर सकते हो, नहीं तो रट भी नहीं पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम रट भी नहीं पाएंगे। हमारा दिमाग ही नहीं, काम हमारा दिमाग कॉन्सेप्ट पहचानता है। आज रटेंगे परसों भुला जाएगा। स्पष्ट है सभी को? हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि सभी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस अभी दिया है कि सर अभी समझ में आ गया अच्छे तरीके से। दरअसल जानते आप कंफ्यूज कहां पर थे? मेटल और नॉन मेटल को लेकर कंफ्यूज थे। मेटल और नॉन मेटल को लेकर कंफ्यूज थे आप सभी लोग। मत कंफ्यूजन हो भाई, हमने पढ़ा रखा है आपको, आप रिवाइज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल आलोक कुमार जी, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, वो समस्थानिक है। 92 यूरेनियम 235 238 अलग अलग समस्थानिक है। मैं समझा रखा हूं भाई आप लोगों को। क्लियर है? वेरी गुड। रेशमी कह रही है हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कोई बात नहीं ओडम कुमार जी, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा। ठीक ठीक, प्रणाम भाई ओडम कुमार जी, प्रणाम। चलें तो क्लास को समाप्त करते हैं।
क्लास को समाप्त करते हैं, इसके आगे आप लोगों को हम कल पढ़ाएंगे। कल अपना पीरियोडिक टेबल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर होगी तो हमसे आप लोग कल की क्लास में पूछना, हमसे आप लोग कल की क्लास में पूछना। जो कंटेंट बेटा यहाँ पर दे दिया गया है किसी चैप्टर से जोड़कर बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से इसी समय पर सुबह में 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों और महिलाओं का खूब अच्छे से सम्मान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।